हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर एवोल्यूशन। एंड आज हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर कोई फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है, इस लेक्चर सीरीज़ को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं तुम सबको बता दूं कि ये जो पूरा लेक्चर सीरीज़ है ये पार्ट है आईआईटी फ्री क्रैश कोर्स का, जो क्लास पे तुम सबके लिए लेके आया है। अभी देखो, आईआईटी का एग्जाम 25 मई को है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। बट हम क्या कर रहे हैं, सारे लेक्चर स्टार्टिंग टू एंड, सारे सब्जेक्ट स्टार्टिंग टू एंड कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी में तुम लोगों को पता ही है चारों सब्जेक्ट्स आते हैं। हम यहाँ पे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, चारों सब्जेक्ट स्टार्टिंग टू एंड जो आईआईटी सेंट्रिक है उसको सोच के कर रहे हैं। आईआईटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट करना ना पड़े, तुम लोगों को हर एक चीज़ देखना ना पड़े, क्योंकि टाइम अभी उतना नहीं है। ज़्यादा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए जिससे मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, राइट। तो मैक्सिमम रिजल्ट किससे आएगा वो हमें पता है, क्योंकि टॉपिक्स जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। हमें पता है कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होके आईआईटी में आते हैं। तो हम पूरा जो लेक्चर है उसी के अराउंड बना रहे हैं, क्वेश्चंस उसके अराउंड बना रहे हैं। तो इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करने से तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो एकदम राइट डायरेक्शन में जाएगा। और राइट डायरेक्शन की बात हो रही है, प्रिपरेशन की बात हो रही है, तो फिर मॉक टेस्ट सीरीज तुम सबको पता ही है, क्लास वे ने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है अपना। वन ऑफ अ काइंड मॉक टेस्ट सीरीज है। मैं तुम सबको बता दूं, इस टाइप का मॉक टेस्ट सीरीज इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना अच्छा, इतना डिटेल में कोई लेके नहीं आता है। हम लोगों ने एग्जैक्टली सोचा है कि बच्चे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी बिफोर एग्जाम, राइट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन किस तरीके से कंप्लीटली फोकस हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चंस दे दिए, मॉक टेस्ट देना था तो 10-15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिया। हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा है कि तुम लोगों का रिविजन कैसा होगा। तुम लोगों को एक बार लेके भी जाती हूँ मैं मॉक टेस्ट सीरीज के। यहाँ पे पोर्टल तुम लोगों ने देखा हुआ है, पूरा सीबीटी मॉक टेस्ट सीरीज है, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट सीरीज है, जो तुम लोगों को पता है आईसर अब लेता है, राइट। तो तुम्हारी प्रैक्टिस उसी एनवायरनमेंट में होगी जिस एनवायरनमेंट में तुम्हें एक्चुअली एग्जाम देना है, ठीक है। अगर तुम देखो अबाउट द कंटेंट, थोड़ा देखते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। व्हाट विल यू गेट इन दिस कोर्स, 107 कंप्लीट स्ट्रक्चर टू टेस्ट, ठीक है। सो बहुत सारे टेस्ट है जो पूरा तुम्हारा रिविजन करवा रहे हैं। 81 चैप्टर वाइज टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि तुमने चैप्टर तो पढ़ा है, पर जिस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में आने वाले हैं उस स्पेसिफिक चैप्टर से वो तुम्हें आते हैं कि नहीं। और एक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, राइट। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चैप्टर वाइज टेस्ट जो कोई नहीं प्रोवाइड करता है, चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, एग्जैक्टली टाइम लिमिट को माइंड में रखते हुए। ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज है मतलब कितना भी टाइम ले लो। 15 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट्स तुम्हें मिलेंगे, 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी ऑब्वियसली होगी, लीडर बोर्ड्स बनेंगे। तुम लोगों को जाके इन टेस्ट को देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने इन टेस्ट को दिया तो तुम्हें एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम्हारा ये जो चैप्टर है वो कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है, ठीक है। फिर क्यूमुलेटिव टेस्ट। क्यूमुलेटिव टेस्ट क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। मतलब अगर मैंने पूरा एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट किया है पढ़ के, तो उसका रिवीजन होना चाहिए, राइट। सो रिवीजन इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है, रिवीजन एक ऐसी चीज है जो हर एक बच्चा नहीं करता है। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज क्यूमुलेटिव टेस्ट है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस तरीके की हुई है। स्ट्रैटेजिक टेस्ट भी है। स्ट्रैटेजिक टेस्ट में हमने क्या किया है, एक पूरे बड़े चंक को लिया है। 11th का पूरा जो बायो है या फिर 11th का जो पूरा मैथ है वो एक टेस्ट में हम कवर करेंगे, ताकि तुम्हें भी आइडिया हो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है और तुम्हें कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। ये तुम्हें इससे पता चलेगा। ऐसा नहीं है तुम बस टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, कौन सा टॉपिक तुम्हारा मिसिंग है, कौन से टॉपिक पे तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो तुम्हें इस टेस्ट से अच्छे से पता चलेगा। टेस्ट 1 इज बेस्ड ऑन 11th ग्रेड सिलेबस, टेस्ट 2 इज बेस्ड ऑन 12th ग्रेड सिलेबस, ठीक है। पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी आईआईटी लेवल की रहेगी, थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी भी हम रखेंगे, क्योंकि चैलेंज तो तुम्हें करना बनता है, राइट। ये जो पूरा टेस्ट सीरीज है पूरे सिलेबस को कवर करेगा। ग्रुप टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। तो जो जो तुम्हें चाहिए, जिस जिस चीज की तुम्हें जरूरत है, वो सारे टेस्ट इसमें कवर हो रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन टेलीग्राम में डिस्कशन भी करेंगे। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसके सॉल्यूशंस भी लेके आने वाले हैं। अगर तुम ये लेक्चर सीरीज देख रहे हो तो तुम्हें ये टेस्ट लेना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन है वो हो पाए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया, आधा साधा हो गया। एक्चुअली देखो क्या आता है क्या नहीं आता है, थोड़ा स्मार्ट प्रिपरेशन करो, राइट। स्मार्ट प्रिपरेशन अभी तुम्हारे इस पूरे जो टाइम है, जो थोड़ा सा टाइम बचा है, उसमें स्मार्ट प्रिपरेशन ही तुम्हें एक्चुअली आगे लेके जा सकती है। बस एक एंड से दूसरे एंड तक पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट प्रिपरेशन करो, टाइम ज्यादा नहीं है। गेट दिस मॉक टेस्ट एंड अच्छे से इसको फॉलो करो।
प्रॉपरली स्केड्यूल को देखो, उस तरीके से प्रिपेयर करो और तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तुम्हें अलग से बैठ के कुछ प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा रिवीजन जो है वो हमने प्लान करके रखा है, क्लास पे ने प्लान करके रखा है, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, किस तरीके की क्वेश्चंस की थिंकिंग होती है। तो वो सब ध्यान में रख के हमने बहुत मेहनत के साथ, बहुत एनर्जी के साथ इस टेस्ट सीरीज को बनाया है तुम लोगों के लिए एग्जैक्टली, ताकि तुम लोगों की ऑल अराउंड प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है, सो मॉक टेस्ट, गेट इट बिफोर एनीथिंग चेंजेस। नाउ कमिंग टू टुडेज लेक्चर। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन का चैप्टर है बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। तुम लोगों ने अभी तक एक अच्छा खासा चंक कंप्लीट कर लिया है। तुम लोगों ने सेल से लेके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लेके बायोमॉलिक्यूल्स, बायोटेक्नोलॉजी सब कवर किया है। अभी आ गया तुम्हारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इवोल्यूशन। रिमेंबर, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में हम जा रहे हैं। ठीक है, इवोल्यूशन जो है, ऑल्दो चैप्टर ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट कुछ ही चीजें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ ही चीजें हैं और उन कुछ ही चीजों को मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ। आज अगर तुमने ये लेक्चर अच्छे से देख लिया तो तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं। इवोल्यूशन के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चैप्टर के एंड में हम क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम आईआईटी। तो उसके लिए रुके रहना, क्वेश्चंस तुम्हें खुद से ट्राई करने और कमेंट में मुझे बताना है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए। ये हमारा रूल है। कोई नोटबुक लेके बैठो, कोई एनसीईआरटी लेके बैठो, स्क्रिबल करते रहो, मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, समझते रहो। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन के साथ। ठीक है, अब देखो, इवोल्यूशन जो है तुम लोगों ने नाम सुना है, तुम्हें ऑलरेडी पता है ये किस बारे में है। ठीक है, इवोल्यूशन की बात हम लोग वैसे तो ह्यूमंस के फॉर्म में करते हैं, अर्थ में लिविंग फॉर्म के फॉर्म में करते हैं, बट इवोल्यूशन किसी भी चीज का हो सकता है। लैंग्वेज इवॉल्व करते हैं, लैंग्वेजेस चेंज करते हैं। अभी जैसे डिफरेंट जनरेशंस क्या बोलती है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, वो बोलती है कि ये कौन सा वर्ड है, तो उसमें क्या हो रहा है? लैंग्वेज चेंज हो रहा है। लैंग्वेज भी चेंज होता है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी चेंज होते हैं। अब बायो कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही बात होगी। तो इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ अर्थ में कैसे इवॉल्व हुई, कौन कौन सी थ्योरीज है, कौन कौन सी थ्योरीज एक्सेप्टेड है, डार्विन ने क्या बोला, लमार्क ने क्या बोला, ह्यूगो डी वेरिस ने क्या बोला, और सबसे इंपॉर्टेंट हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट हमारे लिए इजी होने वाला है आज के लेक्चर के बाद। ठीक है, हमेशा की तरह हम क्या करने वाले हैं? स्टार्ट चैप्टर ओवरव्यू के साथ। ठीक है, देखो चैप्टर सिंपल सा है, बहुत ज्यादा चीजें हम कवर नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी ने बोला था मैम ब्रश यूज करो, लेट मी ट्राई। ठीक है, सो ओके, मे बी थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा इसको। इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन हमारा टॉपिक है और हमें क्या देखना है कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले। देखो, इवोल्यूशन में सबसे पहले हम कवर करेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज मतलब क्या क्या आइडियाज है लोगों के पास, कैसे लोगों को लगता है कि इवॉल्व हुआ होगा। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग थ्योरीज प्रोवाइड की थी। हम सबको देखेंगे थ्योरीज को और देखेंगे कि कौन सा एक्सेप्टेड है और क्यों एक्सेप्टेड है। ठीक है, अब देखो थ्योरीज के पीछे क्या होता है? एविडेंस होता है। जो थ्योरी के पीछे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो उसको हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। बट थ्योरी को डिस्प्रूव भी किया जा सकता है। अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाए तो थ्योरीज को हम डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग की बात हो रही है। थ्योरी इज अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट साइंस, राइट? कौन सा एविडेंस है और उससे हमें क्या लगता है हुआ होगा। इवोल्यूशन इज ऑल्सो अ थ्योरी। ठीक है, इट्स नॉट अ लॉ। व्हाट इज इट? इट्स अ थ्योरी। ठीक है, एक ऐसी थियोरी है जो काफी हाईली एक्सेप्टेड है। क्यों है हाईली एक्सेप्टेड? क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा एविडेंस है। क्वेश्चंस आते हैं कि थियोरी जो तुम्हारा इवोल्यूशन है, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, वो एंड रिजल्ट है या फिर एक प्रोसेस है, उसके बारे में भी एक स्लाइड डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी थियोरीज है, थियोरीज को देखेंगे। उसके बाद हम साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे, लमार्क को देखेंगे, डार्विन को देखेंगे, लमार्क्स थ्योरी। ठीक है, लमार्क को क्या लगता था हुआ होगा, डार्विन ने क्या बोला। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे, डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, इन सब थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेड है और क्यों है, उसका रीजन क्या है। फिर उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, पूरे चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं।
बाकी सब में क्या है ना, थोड़ा बहुत मतलब लॉजिक से, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें भी आ जाती है काफ़ी चीज़ों में। तो वो याद करने वाला आईआईटी ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, ठीक है। तो क्या ज़्यादा प्रेफर करता है, जहाँ पे लॉजिक्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सके, ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा आईआईटी प्रेफर करता है। तो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवोल्यूशन का कुछ नहीं पढ़ना, हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ के जाओ, कुछ क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, अगर आते हैं तो। ज्यादातर मैक्सिमम 80% हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम से आते हैं, और बाकी तो थोड़े कॉमन सेंस के भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ देखेंगे कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। बट देखो, मैं बता रही हूँ, हमें ना ज्यादा उसमें नहीं जाना है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा फैक्चुअल इसमें नहीं जाना है, ज़्यादा फैक्चुअल ग्राउंड्स को कवर नहीं करना है, क्योंकि क्या फैक्ट्स है, कौन सा फॉसिल है, कब डिस्कवर हुआ था, कौन सा ईयर, क्या ईयर, ये सब हमें देखना है क्या? नहीं, हमें नहीं देखना। हमें थियोरीज को समझना है, हमें साइंस को समझना है। जो फैक्ट्स है उसको हमें इतना ध्यान में नहीं रखना, कितना ही फैक्ट याद रहेगा, राइट। अगर तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है तो प्लीज एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हें मेन फैक्ट्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट तुम्हें इस पीपीटी में भी मिल जाएंगे काफी सारे फैक्ट्स। बट remember, IAT is not about facts, okay? It's about understanding. So let's get started. फर्स्ट चीज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन की जो बात है वो कब होगी स्टार्ट, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात होगी। तो क्या लाइफ अर्थ में हमेशा से था, या फिर वो ओरिजिनेट हुआ? ओरिजिनेट हुआ तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट। बहुत सारी थियोरीज है। कुछ लोगों का मानना था कि लाइफ हमेशा से थी अर्थ पे, जैसा है भगवान ने हमें बनाया है, और लाइफ हमेशा से अर्थ में थी। ये एक ग्रुप का मानना है, ठीक है। अब कोई किसी को डिस्प्रूव नहीं कर सकता एज सच, कोई एक थ्योरी ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता है, डिस्प्रूव हम लोग थ्योरीज को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकते, बहुत कम थ्योरीज है जो डिस्प्रूव हो सकती है। दूसरी बात यह है कि कुछ थियरीज है वो बोलते हैं कि लाइफ जो है वो इवॉल्व हुआ, कुछ कहते हैं इवॉल्व हुआ फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, कुछ बोलते हैं इवॉल्व हुआ फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम केमिकल्स, राइट। हमें देखना है कौन कौन सी थियरीज थी, उसके पीछे क्या एविडेंस थे, और कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो मल्टीपल थियरीज है अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। रिमेंबर वन थिंग, जो अर्थ बना है वो बिग बैंग से बना है। अर्थ कैसे बना है? अर्थ वॉज बॉर्न ड्यू टू या फॉलोइंग बिग बैंग, राइट। बिग बैंग हम सबको पता है, मैं टीवी सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ बाय द वे, ठीक है। बिग बैंग जो है, उसके बाद जो बिग एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे पहले कुछ नहीं था यूनिवर्स में, राइट। उसके बाद एवरीथिंग वाज देयर। सो अर्थ वाज बोर्न ड्यू टू बिग बैंग, एंड अर्थ इज बिलीव्ड टू बी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। और जो पूरा यूनिवर्स है, बिग बैंग से जो पूरा यूनिवर्स बना, जो यूनिवर्स है, इट वाज आल्सो क्रिएटेड बाय बिग बैंग। यूनिवर्स इज बिलीव्ड टू बी 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। आपने बोला मैम कि फैक्ट्स तो पढ़ने नहीं है, तो अब क्यों बता रहे हो? बस बता रहे हो, याद रहे तो ठीक है, वरना ये कोई पूछता नहीं है, ठीक है। 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अर्थ इज बिलीव्ड टू बी अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब जब अर्थ बना तो था कैसा? वो एक बड़ा सा आग का गोला था अर्थ, ठीक है, बिकॉज इट इज हार्ड प्लैनेट, राइट, सॉलिड प्लैनेट है। तो अर्थ क्या था? इट वॉज अ बिग मास ऑफ रॉक, एक बड़ा सा रॉक था जो उबल रहा था, जो बहुत ज्यादा ही हॉट था। धीरे धीरे जो अर्थ है उस पे रेन होने लगा, राइट, बारिश होने लगी। बारिश होते 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बारिश होती रही, और धीरे धीरे जो रॉक है ये क्या हो गया? इट कूल्ड डाउन, ठीक है, इट कूल्ड डाउन। कूल डाउन होने के बाद धीरे धीरे क्या बने? ओशंस वर क्रिएटेड। और जब ओशन बना तो अर्थ का पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? धीरे धीरे ओजोन बना। ओजोन का जो लेयर है उसने यूवी रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ओशन में धीरे धीरे लाइफ का ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये एक थ्योरी का मानना है। तो अर्थ जो है वो हैबिटेबल था क्या? स्टार्टिंग से ही उसमें लाइफ, ऐसा अर्थ था कि जिसमें लाइफ ग्रो कर सकती है? आंसर इज नहीं, ऐसा नहीं था अर्थ पहले। धीरे धीरे ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ हैबिचुअल बना, मतलब ऐसा बना कि वो हैबिटेबल हो, हैबिचुअल नहीं, हैबिटेबल, ठीक है। अब थियरीज को देखते हैं, ठीक है। थियरीज क्या क्या है? फर्स्ट थियरी है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है वो क्या बोलती है कि अर्थ में जो लाइफ है हमेशा से ऐसी ही थी। अर्थ में लाइफ हमेशा से ऐसी ही थी। अर्थ अराउंड 4000 ईयर्स ओल्ड है। कितना ईयर्स ओल्ड है? 4000 ईयर्स ओल्ड है। ये नहीं मानते 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड वाली बात को, ये थियरी नहीं मानती है। बोला है कि अर्थ में लाइफ हमेशा से थी। जो अर्थ के अंदर जो डाइवर्सिटी दिखती है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, वो हमेशा से ऐसे ही थे। अर्थ में लाइफ किसने क्रिएट की है? गॉड ने क्रिएट किया,
ठीक है, हार्मफुल थ्योरी नहीं है, ठीक ठाक थ्योरी है, जो लोग मानते हैं वो इसको मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस प्रूफ कर पाना गॉड जैसी चीज़ का वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए स्पेशल क्रिएशन थियरी एक थियरी मानी जाती है। थियरी नंबर 2, पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया जो थियरी है ये भी काफ़ी मतलब पुराने टाइम से चलती आ रही है। पैंसपर्मिया जो थियरी है उसमें लोग मानते थे, अभी भी काफ़ी लोग मानते हैं, बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो अभी भी इस पे बिलीव करते हैं, क्योंकि इसके ना कुछ कुछ एविडेंसेस है। सो पैंसपर्मिया थियरी एक वर्ड को प्रमोट करती है जिसको बोलते हैं हम स्पोर्स। अब स्पोर्स हम लोगों को बायो के टर्म से पता होगा, जो स्पोर्स है उससे न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या रिलीज करते हैं, जैसे तुम्हारा फंगाई स्पोर्स रिलीज करता है, स्पोर जाके न्यूट्रिटिव मीडियम में आके या ब्रेड या किसी के ऊपर अगर लैंड कर गया तो फिर एक नया फंगाई आ जाता है। अब ये जो पैंसपर्मिया थ्योरी है ना वो सिमिलर है। ये क्या बोलती है कि जो जब अर्थ पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्स थे जो क्या थे, यूनिट ऑफ लाइफ थे। क्या थे ये? यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जैसे अगर स्पोर्स फंगाई का अगर किसी ब्रेड पे आके गिर जाए तो एक नया फंगाई उग जाता है, वैसे ही जो स्पोर्स है वो लाइफ को लेके चलते थे, अलग अलग प्लैनेट्स में आके ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे और उससे लाइफ आई अर्थ पे। ठीक है, बहुत सारे ग्रीक्स इसको मानते थे। ठीक है, अब इसके पीछे एविडेंस है, मैंने बोला क्या एविडेंस है, बहुत सारे मेटेरॉइड्स में तुम लोगों ने सुना भी होगा काफी बार, मेटेरॉइड्स में ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं, ऐसी चीजें मिली हैं जो लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, अमाइनो एसिड्स मिले हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं। तो मेटेरॉइड्स में जब ये आउटर स्पेस से आने वाली चीजों में जब ऐसे पोर्स मिल जाते हैं, ऐसे स्पोर्स मिल जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। तो अभी भी काफी लोग बिलीव करते हैं एंड वी नेवर नो, क्या पता सच भी हो, हमें तो नहीं पता, हम तो थे नहीं वहां पे। ठीक है, तो एविडेंस तो है, ऐसा नहीं कि एविडेंस नहीं है। जो थर्ड वाली थियरी है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली जो थियरी है ना थोड़ी अटपटी सी है। लोग कहते हैं कि अगर कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है, अगर कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है, कोई चीज मर गई है और डीके हो रही है, डीकम्पोज हो रही है, तो उससे अचानक से लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लाइफ ओरिजिनेट कर जाएगी। ठीक है, तो इमेजिन करो जो तुम्हारे पेड़ पौधे ऐसे कुछ है जो सूख गए हैं, अभी वो डीके हो रहे हैं, डीकम्पोज हो रहे हैं, उसमें से अचानक से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब ये भी मानने का एक रीजन है, क्योंकि लोगों ने क्या देखा कि हाँ, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसमें एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो लोगों ने सोचा होगा वैसा ही रीजन होगा। बट ये जो थियरी है एक ऐसी थियरी है जिसको एक्चुअली डिसप्रूव किया गया है, जिसको प्रॉपरली डिसप्रूव किया गया है। लुइस पैस्चर ने इसको डिसप्रूव किया है और हम देखेंगे कैसे डिसप्रूव किया है। फिर आता है एक बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा एक्सेप्टेबल थियरी कंपेयर टू मोस्ट ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, केमिकल इवोल्यूशन थियरी। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन थियरी क्या बोलता है कि लाइफ जब अर्थ में आई उससे पहले क्या थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए अर्थ पे। आए मतलब सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। कैसे बने? क्योंकि अर्थ में उस टाइम पे जो कंडीशन थी वो फेवरेबल थी, उन्होंने हेल्प किया इन मॉलिक्यूल्स को बनने में, और फिर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से धीरे धीरे लाइफ बनी। ठीक है, तो ये ज्यादा एक्सेप्ट इसलिए की जाती है क्योंकि इसको लोगों ने एक्सपेरिमेंटली लैब्स में क्रिएट करके दिखाया है, सिमिलर कंडीशंस को अप्लाई करके। जैसे अर्थ में पहले जिस टाइप की कंडीशंस थे, वॉल्केनोस थे, जो जो गैसेस थे, लाइटनिंग थी, ये सारा रिक्रिएट करके, उस एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट करके लोगों ने देखा कि हाँ एक्चुअली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उस टाइप के मॉलिक्यूल्स बन पाते हैं। तो लोगों ने बोला कि ये तो ज्यादा पॉसिबल लग रहा है, और ये एक थ्योरी है जो आउट ऑफ ऑल ऑफ देम साइंटिस्ट सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। किसको? केमिकल एवोल्यूशन को। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखेंगे। सो सबसे पहले क्या है, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तुम्हारे लिए समराइज कर दिया है, स्पेशल क्रिएशन मतलब क्रिएटेड बाय गॉड। जो पूरा डाइवर्सिटी है अर्थ पे जो दिखता है हमें, ह्यूमंस, लायंस, कैट्स, डॉग्स, फर्न्स, ट्रीज, फंगाई, बैक्टीरिया, जितनी चीजें आज दिखती है वो सब किसने क्रिएट किया है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पावर ऑफ गॉड ने क्रिएट किया ये सारी चीजें, और ये हमेशा से ऐसे ही था। तो इस थियरी को मान ले तो इवोल्यूशन के लिए ज्यादा स्कोप नहीं बचता है, बट इस थियरी के अकॉर्डिंगली सारी चीजें ऐसे ही थी और हमेशा से ऐसी ही थी और रहेंगे भी मोस्टली। ठीक है, ये थियरी बोलता है कि जो अर्थ है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है।
अभी हमारे पास एविडेंस तो है कि अर्थ 4000 ईयर्स ओल्ड नहीं है, बट इस चीज़ को, गॉड की एग्जिस्टेंस को कोई डिस्प्रूव तो कर नहीं सकता। तो इसीलिए ये थियोरी एक ऐसी है जो लोग रिलीजियस रीजन से ज़्यादा मानते हैं। साइंटिस्ट इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाते क्योंकि एविडेंस कम है। साइंस के लिए हमें क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, इसीलिए इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। दूसरा आ गया जो मैंने तुम्हें बताया था, पैंस्पर्मिया। ठीक है, पैंस्पर्मिया क्या है? स्पोर्स पे बिलीव करता है। बिलीव करता है कि आउटर स्पेस में ऐसे बहुत सारे जो मेटेरॉइड्स है, एस्ट्रॉइड्स है, इनके पास क्या है? छोटे छोटे स्पोर्स है जो कहीं भी किसी भी प्लैनेट पे जाके जब टकराते हैं तो स्पोर्स को क्या कर देते हैं? वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जहां पे स्पोर्स आता है वहां पे क्या आ जाती है? लाइफ। वहां पे लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है। ठीक है, स्पोर्स क्या करते हैं? लाइफ को कैरी करते। दे आर यूनिट्स ऑफ लाइफ। व्हाट आर दे? स्पोर्स आर थॉट टू बी यूनिट्स ऑफ लाइफ। यूनिट्स ऑफ लाइफ मतलब स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, यूनिट्स ऑफ लाइफ मतलब इससे क्या होता है? लाइफ कैन स्टार्ट, लाइफ कैन स्टार्ट। अब इसके पीछे लोग बिलीव क्यों करते हैं? क्योंकि मेटेरॉइड्स में लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाली काफी सारी चीजें मिली है, इसीलिए लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। काफी सारे एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट इस थ्योरी पे अभी भी ट्रस्ट करते हैं। दूसरा है तुम्हारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये एक थ्योरी है जो डिस्प्रूव की गई है। इसका क्या मानना था कि जो लाइफ है वो कहां से ओरिजिनेट हुई? अचानक से हुई। स्पॉन्टेनियस मतलब ऑल ऑफ अ सडन, सडनली। लाइफ जो है वो सडनली कहां से ओरिजिनेट होगी? नॉन लिविंग डीकेइंग एंड रॉटिंग मैटर, मतलब जो चीजें सड़ रही थी उनसे, जो नॉन लिविंग चीजें जो सड़ रही थी, जो डीके हो रही थी, उससे लाइफ अचानक से ओरिजिनेट हो गई। अब सड़ कैसे रही थी अगर वो नॉन लिविंग थी, अगर इनऑर्गेनिक थी, तो वो तो नहीं पता। बट लुईस पैस्चर ने क्या बोला, इसको डिस्प्रूव किया। लोगों का मानना इसलिए भी था क्योंकि लोगों ने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं डीकेइंग मैटर में, राइट? जो चीजें सड़ रही होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए लोग इसको बिलीव करते थे। पर लुईस पैस्चर ने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली इसको डिस्प्रूव किया है। तो एक ऐसी थियरी है जो एक्चुअली डिस्प्रूवन है। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली हम देखेंगे। लुईस पैस्चर ने क्या प्रूव किया कि लाइफ जो कैसे आती है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। ठीक है, याद करो ये किसी और ने भी बोला था। ठीक है, हमने सेल वाले चैप्टर में देखा, किसी और ने भी बोली ये बात। सो लेट्स गो फर्दर। ठीक है, अब देखो लुईस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट जो है समझते हैं, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, ज्यादा कुछ इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दो फ्लास्क लिए लुईस पैस्चर ने, दोनों को क्या कर दिया? स्टरलाइज कर दिया। स्टरलाइज कर दिया मतलब पहला स्टेप क्या है? स्टरलाइज द फ्लास्क। स्टरलाइज कैसे करेंगे? हीट करके। फ्लास्क को क्या किया? हीट किया, अच्छे से गर्म किया ताकि उसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना रह जाए। ठीक है, फिर क्या किया? इस स्टरलाइज फ्लास्क में, इसको मैं लिख देती हूँ अच्छे से। ठीक है, स्टरलाइज फ्लास्क में क्या किया? डेड ईस्ट को डाला। किसको डाला? डेड ईस्ट को डाला और कुछ न्यूट्रिटिव मीडियम डाल दिया। ठीक है, डेड ईस्ट मतलब मरा हुआ ईस्ट डाला। और फिर दोनों फ्लास्क को डिफरेंट कैसे बनाया? दोनों फ्लास्क में डिफरेंस ये था कि दोनों फ्लास्क ही ओपन थे। अगर तुम देखोगे दोनों का नेक क्या है? ओपन है। ये भी क्या है? ओपन है। और ये भी है ओपन। बट एक डिफरेंस है, ये वाला जो ओपन फ्लास्क है, इससे एयर तो अंदर आ पा रहा है, पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ नहीं पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका शेप ऐसा है। तो इसके अंदर क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ पा रहे थे? नहीं आ पाए थे। क्या डस्ट या फिर बाहर का कोई भी मैटर अंदर घुस पा रहा था? नहीं घुस पा रहा था। बट इसको क्या किया लुईस पैस्चर ने? इसको क्या करते? तोड़ दिया। दिस वाज ब्रोकन। ठीक है, जब इसको तोड़ दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी जो आसपास सराउंडिंग में था, क्या वो अंदर आ सकता था? हाँ। जब इसको तोड़ा और फिर बाद में दोनों को रखा थोड़े टाइम तक अच्छे से, अच्छे कंडीशन में, बाद में देखा कि जो फर्स्ट वाला था, जो ब्रोकन नहीं था, नॉट ब्रोकन था, ओपन था बट ब्रोकन नहीं था, उसमें कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हुई। इस ब्रॉथ में जिसके अंदर न्यूट्रिटिव मीडियम था, ईस्ट था, उसके अंदर कोई नई लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई, कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आया, पर जो ब्रोकन था उसके अंदर आ गया। तो पैस्चर ने बोला कि क्योंकि सेकंड वाले में आया है तो कहां से आया होगा? क्योंकि बाहर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो अंदर आ पाए। पर क्योंकि फ्लास्क बंद था इन द फर्स्ट केस, क्या वो आ पाए अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सराउंडिंग? नहीं। इसीलिए इसमें लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई। इसमें नो लिविंग organisms could enter। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर
नहीं कर पाए। और क्यों नहीं कर पाए? इसीलिए इसमें क्या था, नो लाइफ अपीयर्ड। ठीक है, कोई लाइफ अपीयर नहीं हुई। बट जो ये टूटा हुआ ब्रोकन फ्लास्क था उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड एंटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड एंटर, मतलब अंदर आ पाए थे वो, इसीलिए इसमें क्या थी, लाइफ अपीयर्ड, इसमें न्यू लाइफ अपीयर हो गई। तो इसका क्या मतलब है, अगर नई लाइफ कब अपीयर होती है, जब इसमें कोई ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटर करता है। तो लुईस पैस्टर ने बोला कि दोनों में ही डेड डिकेइंग मैटर है, पर किस में एंटर किया, जिसमें नए लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एंटर किया उसी में नया लाइफ आया। मतलब नए लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए, ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर जो इसमें भी है उससे तो नहीं आया, मतलब सिर्फ डेड एंड डिकेइंग मैटर इज नॉट इनफ। सो इससे जो आपका स्पॉन्टेनियस क्रिएशन वाला जो थियरी है वो डिस्प्रूव हो गया। अचानक से आउट ऑफ नथिंग लाइफ अपीयर नहीं हो सकती, हमें क्या चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। ठीक है, सो लुईस पैस्टर ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, इन एब्सेंस ऑफ एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स दैट इज क्लोज स्वान नेक फ्लास्क, नो न्यू लाइफ अपीयर्ड इवन दो एयर कुड एंटर। ठीक है, जब पहले से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था, इवन तो हवा आ पाई अंदर, फिर भी नया लाइफ अपीयर नहीं हुआ। इन द ओपन फ्लास्क माइक्रोब्स फ्रॉम एयर ग्रू, तो जब तुमने फ्लास्क को तोड़ा तो जो एयर में माइक्रोब्स थे वो अंदर आके ग्रो कर पाए और वही हमें दिख रहे थे। देयरफॉर लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बायोजेनेसिस, मतलब एक एग्जिस्ट करेगा लाइफ तभी उससे नया लाइफ आ सकता है, आउट ऑफ नथिंग क्रिएट नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट जो मैंने तुम्हें बताया था सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियरी है, दैट इज थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन काफी सिंपल और प्रिटी सी अच्छी सी थियरी है। थियरी क्या बोलती है, जब तुम अर्ली अर्थ की बात करते हो, मतलब पहले जैसा अर्थ था, तो वहां पे क्या थे, बहुत सारे वोल्केनोस थे। क्या थे, बहुत सारे वोल्केनोस थे। ठीक है, वोल्केनोस थे जिससे बहुत सारी गैसेस निकलती रहती थी, गैसेस लाइक अमोनिया, मीथेन, इस टाइप की जो गैसेस थी वो निकलती रहती थी। ठीक है, हर टाइम बारिश हो रही थी, टेम्परेचर बहुत हाई था। क्या था, हीट बहुत ज्यादा था, मतलब टेम्परेचर क्या था, बहुत हाई था। और हमेशा इट वाज रेनिंग, सो हमेशा क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, मतलब काफी ज्यादा क्या था, H2O प्रेजेंट था, आसपास बहुत ज्यादा वाटर वेपर था, वाटर प्रेजेंट था। और पूरा टाइम लाइटनिंग होती रहती थी। क्या होती रहती थी, लाइटनिंग। क्या होती थी, अच्छा वेट, इससे तो ये हट गया, हाँ चलो, क्या होती थी, लाइटनिंग। तो केमिकल इवोल्यूशन बोलता है कि जब ऐसा, अगर हम अर्ली अर्थ की बात करें तो जिस टाइप का कंडीशन था वो ऐसा था कि सिंपल सब्सटेंसेस से, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गए होंगे। अंडर ऑल ऑफ दिस कंडीशन, इन सारे कंडीशंस की वजह से क्या बने होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने होंगे। कैसे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने होंगे, और इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बाद में लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। तो अगर ये सच है तो फिर हम लोग अगर सेम कंडीशन क्रिएट करें, रिक्रिएट करें लैब में, तो क्या हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलने चाहिए? आंसर इज यस। अब मैं बोलूं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब थिंक अबाउट प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स, RNA, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलने चाहिए हमें। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल जब सिंपल हो। और एक्चुअली ऐसा देखा गया था मिलर के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ये जो पूरा हाइपोथेसिस है ओपेरिन एंड हेल्डन ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने बोला कि लाइफ जो है उस, जब वो बनी, ओरिजिनेट हुई, मतलब अर्थ में पहले जब लाइफ आई उससे पहले क्या हुआ होगा, केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा मतलब लाइफ आने से पहले एक ऐसे मॉलिक्यूल्स बने होंगे जो नॉन लिविंग नेचर के होंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले बने होंगे। तो पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, फिर उससे लाइफ ओरिजिनेट हुआ, ऐसा मानना था ओपेरिन एंड हेल्डन का। एंड उन्होंने क्या प्रपोज किया, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। और भी थियरीज थे जिनमें लोगों ने बोला कि हाँ, जिस टाइप के मटेरियल्स प्रेजेंट थे, जो सिलिकेट्स थे, मोल्टन आयरन थे, जो निकल्स थे, ये सारे जो थे इन्होंने हेल्प किया होगा अर्थ में लाइफ के फॉर्मेशन में। उस टाइम अगर अर्थ की कंडीशन को हम सोचे, देखें तो कैसा था, अमोनिया रिच था, कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम पे था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, हाइड्रोजन गैस था।
कैसे बना था हाइड्रोजन गैस? जो तुम्हारा वाटर था उसको सनलाइट क्या कर रहे थे, यूवी रेस क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे H2NO2 में, ठीक है। मीथेन था, नाइट्रोजन था, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारे गैसेस, ये सारे जो कंपाउंड्स थे वो कहाँ, अर्थ में प्रेजेंट ऑलरेडी थे। और पूरा टाइम लाइटनिंग चल रही थी, टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा हाई था। जब ये सारा कंडीशन अगर हम लोग क्या करेंगे, मिलर के एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये, अगर हम मिलर के एक्सपेरिमेंट को देखें तो मिलर ने क्या किया, सेम कंडीशन बना दिया, कहाँ पे, लैब में, ठीक है। लैब में उसने सेम कंडीशन बनाया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगा के उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स को डिस्चार्ज किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास की इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, और उसमें ये सारे गैसेस प्रोवाइड किए जो उस टाइम पे अर्ली अर्थ में अवेलेबल थे। तो ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अर्ली अर्थ, ठीक है। अर्ली अर्थ में, मतलब जो पुराना जो न्यू अर्थ था उसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, बॉइलिंग वाटर भी दिया क्योंकि टेम्परेचर काफी हाई मेंटेन करना था, वाटर वेपर मेंटेन करना था, और फिर इसको थोड़ी देर ऐसे रहने दिया। ओवर टाइम इन्होंने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक आरएनए का इन्होंने इसमें फॉर्मेशन देखा। जब दूसरे साइंटिस्ट ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट रिक्रिएट किया अलग अलग चीजों के साथ, उन्हें भी ऐसी चीजें मिलने लगे, शुगर जैसे मॉलिक्यूल्स मिलने लगे, ठीक है, उनको प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स मिलने लगे, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। तो फिर साइंटिस्ट को लगने लगा कि हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए बन सकता है तो लाइफ भी बन सकता है। तो उन्होंने बोला कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बाद में फिर लाइफ बना होगा। अब ये कब बना था ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, ठीक है, बट कुछ अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो ये चीज बना होगा, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इससे फिर क्या बना होगा, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऐसा माना जाता है, इससे क्या बना होगा, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब रेप्लिकेटिंग तुम्हें पता है ऑलरेडी, मतलब खुद से ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाना, जैसे डीएनए है, एक स्ट्रैंड से फिर 2 स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, तो ऐसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैप्सूल्स बने होंगे पहले, मतलब ये जो सारे मॉलिक्यूल्स थे इनके अराउंड क्या आया होगा, एक कोटिंग आया होगा, और इस सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैप्सूल से फिर बाद में एक्चुअली एक सेलुलर लाइफ बना होगा, सेलुलर लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा। मानते हैं कि साइंटिस्ट जो सेलुलर लाइफ है वो नॉट मोर देन, नॉट, अब मैं पहले ही बता रही हूँ डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऐसा मानते हैं कि जो सेल वाली लाइफ है, सिंगल सेल लाइफ है, जो ओशन में ओरिजिनेट हुई थी, वो सबसे पहले ऑर्गेनिक, फिर ऐसे कैप्सूल बन गए, सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी कैप्सूल, एक बाउंड्री के अंदर आ गए, ठीक है, और फिर उससे धीरे धीरे एक सेल जैसा स्ट्रक्चर बनने लगा। पहले ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स बने होंगे, फिर यूकैरियोट्स बने थे, राइट। तो जो सेलुलर लाइफ है, जो प्रोकैरियोटिक लाइफ है, इट इज नॉट मोर देन 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब इससे ज्यादा ओल्ड नहीं है, ईयर्स ओल्ड। तो इसके अराउंड ही सेलुलर लाइफ बना। सेलुलर लाइफ पहले किस नेचर का था, हमें पता है कि पहले किस नेचर का था, प्रोकैरियोटिक नेचर का था। प्रोकैरियोटिक अभी जो दिखता है उससे भी थोड़ा सिंपल ही रहा होगा प्रोकैरियोटिक, उससे फिर क्या बना होगा, यूकैरियोटिक, और फिर धीरे धीरे हमें जो आज लाइफ दिखती है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज दिखती है, मल्टी सेलुलर, ये सारे सिंगल सेलुलर है, राइट, फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर, ये सारे बन गए। ओशन में पहले लाइफ ओरिजिनेट हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड में आया, ठीक है, जो जमीन है उसमें लाइफ काफी बाद में आई। तो ये जो मिलर था, इसका एक्सपेरिमेंट ने क्या एक अच्छा खासा साइंटिफिक बेसिस दे दिया, किसको, इवोल्यूशन को। बट ये सारा तो स्पेक्यूलेशन जैसा लगता है, राइट। क्या और कोई एविडेंस है कि लाइफ सच में चेंज हुई है? क्या ऐसा हमारे पास और एविडेंस है कि लाइफ ओवर टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स में लाइफ काफी चेंज हुई है? तो हमारे पास है कुछ काफी अच्छे अच्छे एविडेंस है, किसको सपोर्ट करते हुए, इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए। हमें पहले वो देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इवोल्यूशन के सपोर्ट में है, इंडिकेट करती है या हमें बताती है कि हाँ इवोल्यूशन शायद हुआ होगा। क्योंकि याद रखो ये एक थ्योरी है और थ्योरी में हमें क्या चाहिए होता है, एविडेंस। सबसे पहला एविडेंस है तुम्हारा फॉसिल। तुम लोगों को फॉसिल ऑलरेडी पता है, तुम लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री चैनल ये सब देखा होगा कभी, तो फॉसिल तुम लोग को पता है। फॉसिल होते क्या है, फॉसिल्स मतलब जो पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते थे अर्थ पे, जो रहते थे अर्थ पे, उनका जो भी रिमेनिंग पोर्शन है, जो भी बचा कुचा उनका है पोर्शन, चाहे वो उसका प्रिंट हो या फिर कुछ बचा हुआ मैटर हो, बोन हो, ये सारी चीजें जो मिलती है वो हम क्या बोलते हैं, फॉसिल। फॉसिल बनता कैसे है, जब वो ऑर्गेनिज्म जिंदा था या फिर मर रहा था, तब अगर वो किसी तरीके से किसी रॉक के अंदर
फंस गया। सेडिमेंट्री रॉक, राइट, जो लेयर्स बनती रहती है। इमेजिन करो कि एक ड्रैगन फ्लाई थी। क्या थी? एक ड्रैगन फ्लाई। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई बना रही हूँ मैं। ठीक है, फिर से बनाते हैं। ओके, एक ड्रैगन फ्लाई है। ठीक है, ये क्या कर रही थी? उड़ रही थी। पर हो सकता है कि वहां पे क्या हो, एक पेड़ हो, और उस पेड़ से वो होता है गम, होता है पेड़ से जो गम टपकता है, रेजिन टपकता है, हो सकता है उसके ऊपर टपक गया हो और वो नीचे किसी रॉक के ऊपर आके दब गई हो। उसके ऊपर एक मटेरियल, एक गम जैसा एक मटेरियल, स्टिकी मटेरियल उसके आके टपक गया और वो उस पर प्रिजर्व हो गई। तो हमें उसका प्रिंट ऐसे दिखेगा अगर आज हमें वो किसी तरीके से रॉक मिल गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉसिल्स हैं जो तुम लोगों को पता है कि मिलते हैं। अब फॉसिल मिलते हैं तो क्या? अब मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ कि जो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो आज भी मिलते हैं? सेम मिलते हैं क्या? नॉट नेसेसरली, पर ड्रैगन फ्लाइज तब भी थे, आज भी है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो सिमिलर है आज के ऑर्गेनिज्म से, पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? काफी बार फॉसिल्स जो है आर सिमिलर टू organisms that we find today, that we find today। क्योंकि वो सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो मुझे पता है कि उन ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंज हो के ही आज के ऑर्गेनिजम्स मिले होंगे। क्योंकि पहले वाले ड्रैगन फ्लाइज काफी बड़े बड़े भी होते थे, ठीक है, मेसोजोइक एरा वाले, ठीक है, जो काफी बड़े होते थे। आजकल के ड्रैगन फ्लाइज छोटे छोटे होते हैं। तो हमें पता है कि ड्रैगन फ्लाइज तब भी थे, अब भी है, पर सेम है क्या? नॉट नेसेसरली। तो कुछ तो चेंज हुआ है, और इवोल्यूशन क्या है? वही चेंज है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? चेंज करता है। देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है इस बारे में। Evidence that evolution of life form has indeed taken place on Earth has come from many quarters, मतलब बहुत सारे चीजों से आया हुआ है। Fossil remains are fossils are remains of hard parts of life forms found in rocks. So rocks में जो hard parts थे, जो bones है, जो hard part थे organisms के, उसके जो बचे कुछ prints है, उसको बोलते हैं fossil. Rocks form sediments and cross-section of Earth's crust indicates arrangement of sediments over one another over long history. तो हम क्या देख रहे हैं? Evidence of evolution in fossil, ठीक है। सो हमें क्या पता है कि लॉन्ग टाइम में सेडिमेंट्स के नीचे क्या अंदर अंदर क्या आ जाते हैं? फॉसिल्स आ जाते हैं, राइट। सो अगर डिफरेंट एज रॉक्स की हम बात करें तो उनके पास जो फॉसिल होंगे वो अलग अलग एजेस के होंगे, राइट। तो सेडिमेंट्स क्या फॉर्म होते हैं? वो लेयर्स में फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेयर्स के बीच में क्या आ जाते हैं? सेडिमेंट्स के लेयर्स के बीच में जो फॉसिल्स है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर मैं नीचे वाले लेयर में देखूं तो जो फॉसिल है वो ओल्ड फॉसिल होगा। ओल्ड फॉसिल होगा मतलब ये ऑर्गेनिज्म पहले थे, और जो ऊपर वाले होंगे वो न्यू फॉसिल्स होंगे, है ना। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग लेयर में जाके ट्रैप हो जाते हैं। और अगर हम देखें उस लेयर में कितने टाइप के फॉसिल्स हैं, हमें ये भी पता चलता है कि और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पर उस टाइम पे थे। A study of fossil in different sedimentary layers indicate the geological period in which they existed। मतलब कौन से डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट टाइम पीरियड के फॉसिल्स होते हैं, तो टाइम पीरियड का भी हमें पता चलता रहता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फॉसिल एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग टाइम में मिल रहे हैं। ये जो ड्रैगन फ्लाई है जो उस फॉसिल में मिला है, क्या वो हमारे अभी मिलने वाले ड्रैगन फ्लाई जैसे एग्जैक्ट सेम है? द आंसर इज नो, वो अलग है। एंड इससे मुझे ये पता चलता है कि ड्रैगन फ्लाइज क्या चेंज हुए ओवर टाइम। सो फॉसिल हमें बताते हैं कि पहले किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते थे अर्थ पे और अभी वो कैसे चेंज हो गए हैं। तो फॉसिल क्या है? हमें एक और एविडेंस देता है एवोल्यूशन का। दूसरा एवोल्यूशन का एविडेंस क्या है? एक और एविडेंस है एवोल्यूशन का जो काफी इंटरेस्टिंग है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और वो जो पूरा एविडेंस है वो किसके बेसिस पे है कि जब एम्ब्रियोज को हम देखते हैं, अलग अलग वर्टिब्रेट्स के अगर हम एम्ब्रियोज को देखें, जैसे फिश का, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के अगर एम्ब्रियो को हम डेवलप होते हुए देखें तो हमें दिखता है कि अलग अलग जो स्टेजेस है वो काफी सिमिलर है। अगर मैं एम्ब्रियो देखूं मैमल का, उसका जो इनिशियल स्टेज है वो फिश के एम्ब्रियो के इनिशियल स्टेजेस के काफी सिमिलर दिखता है। तो हैकेल का कहना था ये भी एक तरीके का एविडेंस है कि इवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। बट लेटर ऑन ये जो पूरा थियोरी है इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों रिजेक्ट किया गया था? क्योंकि जो एडल्ट स्टेज है किसी भी वर्टिब्रेट का, जैसे फिश का जो एडल्ट स्टेज है वो हमें मैमल के एम्ब्रियो में नहीं दिखता है, राइट। अगर हमें ये इस तरीके से समझ में आता है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि सारे स्टेजेस दिख रहे हैं, तो एडल्ट वाला स्टेज भी दिखना चाहिए जो हमें नहीं दिखता है। तो इसीलिए ये वाला जो एविडेंस है इसको इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ऑल्दो इंटरेस्टिंग सा एक तरीका था सोचने का। तो दूसरा एविडेंस क्या है? दूसरा एविडेंस है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी।
देखो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को अगर हम कंपेयर करें, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करें, तो हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखते हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की बात करें, होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो जिनका स्टार्टिंग तो सेम था बट अब वो चेंज हो चुके हैं इस तरीके से कि वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर बट अलग अलग डिफरेंट फंक्शन, होमोलोगस स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग सेम है बट अभी अलग अलग फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम देखो बोगनविलिया का थॉर्न, मतलब जो कांटे होते हैं बोगनविलिया में, इनफैक्ट बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं, वो लीफ के जस्ट पास से निकलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। बट वैसे ही दूसरे प्लांट्स जैसे कि क्यूकम्बर वाले प्लांट्स अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है? इंस्टेड ऑफ थॉर्न हमें दिखते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या है? ऐसे जो कर्ली शेप के स्ट्रक्चर्स आते हैं बाहर। इनका फंक्शन क्या होता है? ताकि वो किसी भी सपोर्ट में क्लाइंब करके इजीली चढ़ जाए, है ना। तो है तो स्ट्रक्चर सिमिलर पर फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। एक और एग्जांपल होमोलोगस स्ट्रक्चर का, अगर हम ह्यूमन के लिम्ब्स को देखें, हाथों को देखें, राइट, तो अगर ह्यूमन का देखें हाथ तो उसका बोन स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। पर अगर चीता का हाथ देखें तो बोन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, थोड़ा चेंज हो गया। जो हैंड है ह्यूमन का वो मॉडिफाई हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं चीता का जो आर्म है वो मॉडिफाई हुआ है क्योंकि वो रन करता है। अब वेल की बात करो, वेल भी क्या है? एक मैमल है, राइट, पर वो ओशन में रहता है तो उसको तैरने के लिए चाहिए, स्विमिंग के लिए चाहिए, तो वही जो लिम्ब है वो अलग तरीके से मॉडिफाई हुआ है कुछ अलग फंक्शन के लिए। बैट में सेम लिम्ब किसके फंक्शन के लिए काम आता है? उड़ने के फंक्शन में, राइट, हेल्प करता है फ्लाई करने के लिए। तो ये तो हो गया होमोलोगस स्ट्रक्चर जिनका स्टार्टिंग सेम है बट अभी वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसका उल्टा भी होता है जिसमें स्टार्टिंग अलग अलग है पर नाउ अभी फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैट में देखो, बर्ड में देखो, बटरफ्लाई में देखो, तीनों में क्या है? विंग है। अब तीनों में जो विंग है उनका जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है वो अलग है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर से मॉडिफाई होके बने, बट काम क्या कर रहे हैं? एक ही कर रहे हैं, दैट इज फ्लाइंग। इसका एक और एग्जाम्पल है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। जो तुम्हारा नॉर्मल पोटैटो होता है और स्वीट पोटैटो होता है उसमें सिमिलर चीजें होती हैं। पोटैटो जो है वो क्या, एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसमें फूड स्टोर्ड है, फूड को हम क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। बट वैसे ही अगर मैं स्वीट पोटैटो को देखूं तो उसमें फूड ही स्टोर हो रहा है, फंक्शन तो सेम हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कि है फूड का स्टोरेज। बट इसमें पोटैटो में स्टेम है और स्वीट पोटैटो में क्या है? रूट है। तो अलग अलग फंक्शन जब चेंज होते हैं, सेम ही फंक्शन, अलग अलग स्ट्रक्चर्स जब चेंज होकर सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये भी एक तरीके से हमें बताता है कि इवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, एक और एविडेंस है इवोल्यूशन का। नाउ एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल, हम लोगों ने ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है, जहां पे हमने प्रोटीन्स, एंजाइम्स, जीन्स, इन सब की बातें की थी। अब ये जो है ये चीज काफी कॉमन है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में सिमिलर प्रोटीन्स जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंजाइम जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज क्या करते हैं? सेम एंजाइम्स को यूज करते हैं। जैसे अगर तुम रेस्पिरेशन की बात करो तो एक बैक्टीरिया में भी हो रहा है और ह्यूमंस में भी हो रहा है। तो सिमिलर पाथवेज जब एग्जिस्ट करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि हाँ, हम सब सेम ही एंसेस्टर से इवॉल्व होके, चेंज होके बने हैं। ठीक है, तो सेम बायोमॉलिक्यूल्स भी एक तरीके का एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुआ है। एक और एवोल्यूशन का एविडेंस है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब जो ह्यूमंस है, जिस टाइप के क्रॉप्स, जो सब्जी या फिर फ्रूट्स हम कंज्यूम करते हैं, क्या वो हमेशा से सेम थे? नहीं। एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों ने रील्स वगैरह में देखा होगा कि जो बनाना है, पहले बनाना कैसे हुआ करता था, उसमें बहुत सारे ऐसे सीड्स हुआ करते थे, बहुत स्पंजी था, अभी जैसे बनाना जैसे नहीं था। बट अभी वाला जो बनाना है वो बिल्कुल अलग है, उसमें सीड्स नहीं, ग्रेप्स में भी आजकल सीड नहीं आते, इनफैक्ट सीडलेस वाटरमेलन आ गया है। तो ये सब चेंजेस कैसे हो रहे हैं क्रॉप में? जो ह्यूमंस है, जो मैन है, वो क्या कर रहा है? वो जो भी हमें फीचर सही लगता है उसको सिलेक्ट करता है, फिर उसी क्रॉप को ग्रो करता है। तो ओवर टाइम हमें क्या दिखता है कि जो क्रॉप है उसका जो फीचर है वो चेंज हो गया। इसका एक और एग्जांपल है डॉग्स में। अब जो डॉग्स है, जो पहले ह्यूमन ट्राइब्स हुआ करती थी, वो वुल्स को रखती थी अपने साथ। उनमें से जो टेम वाले वुल्स थे, जो अच्छे नेचर वाले वुल्स थे, उनको लोग अपने साथ ज्यादा रखने लगे, अपने घर के अंदर रखने लगे, अपने ज्यादा पास रखने लगे। और धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन जब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अच्छे बिहेवियर वाले वुल्स को सिलेक्ट किया तो धीरे धीरे वो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डॉग्स में। तो अगर ह्यूमंस ऐसा कर सकते, ह्यूमंस ऐसे चेंजेस ला सकते हैं एक फीचर को सिलेक्ट करके, तो क्या नेचर नहीं ला सकता? ऑब्वियसली ला सकता है। नेचर जो है उसके पास इतना सारा टाइम है कि और भी ऐसे चेंजेस ला सकता है। तो ये एक और एविडेंस है।
ऐसा ही एक सिमिलर एविडेंस जो नेचुरल की सिलेक्शन का, इससे पहले क्या था मैन मेड सिलेक्शन, अभी क्या है नेचुरल सिलेक्शन। ये एग्जाम्पल है, तुम लोगों ने ऑलरेडी मे बी सुना होगा किसी 10th ग्रेड में, आई थिंक इंग्लिश की बुक में भी था तुम्हारे। ये एग्जाम्पल है इंग्लैंड का जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या होता था, जो ट्रीज थी उस पे एक लाइकन जो है, लाइकन ग्रो करता था। लाइकन ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो पल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करता, और जो लाइकन है ट्रीज के ऊपर जब ग्रो करता था तो ट्रीज का जो बार्क है उसका कलर कैसा हो जाता था, उसका कलर हो जाता था वाइट, ठीक है। इस टाइम पे दो टाइप के मॉथ थे जो इंग्लैंड में मिलते थे। एक था जिसका मतलब एक ही मॉथ था, उसके दो अलग अलग वेरिएंट्स मिलते, दो अलग अलग तरीके के उस टाइप के मॉथ मिलते थे। एक था जो व्हाइट था और एक था जो थोड़ा डार्क कलर का था। जब ट्री का बार्क व्हाइट है तो उसमें कौन सा मॉथ ज्यादा दिखेगा? ऑब्वियसली जो डार्क कलर वाला मॉथ है वो क्या है, ज्यादा इजीली दिखता था, इजीली विजिबल था। और जो व्हाइट वाला मॉथ था वो कम विजिबल था, और क्योंकि वो कम विजिबल था वो एक तरीके से कैमोफ्लाज हो जाता था, वो दिखता नहीं था बर्ड्स को। तो बर्ड्स जो प्रेडेटर बर्ड्स थी वो जब खाने आती थी मॉथ को तो किसको ज्यादा कंज्यूम करेगी, जो ज्यादा इजीली दिखता था। तो ओवर टाइम पॉपुलेशन किसका इंक्रीज हो गया, व्हाइट मॉथ का, क्योंकि वो कैमोफ्लाज होके बच के रह जाती थी, उनका पॉपुलेशन में नंबर इंक्रीज हो गया। बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जो कोल है उसका यूज बढ़ गया, और जो कोल है उसकी वजह से पोल्यूशन भी हो गया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, पोल्यूशन इंक्रीज हो गया। एंड क्योंकि पोल्यूशन इंक्रीज हो गया, जो ट्री के बार्क है उसके ऊपर एक डिपॉजिट आ गया, किसका, कोल का डिपॉजिट आ गया। तो लाइकन उसमें ग्रो करते थे क्या, नहीं। तो कोल की वजह से ट्री का जो बार्क था वो क्या हो गया, ब्लैक कलर का हो गया, डार्क कलर का हो गया। अब डार्क कलर का जब ट्री का बार्क है तो दोनों में से कौन ज्यादा अच्छे से दिखेगा, जो डार्क वाला है वो इतना विजिबल नहीं था, नॉट विजिबल, पर जो व्हाइट मॉथ थे वो अभी क्या थे, मोर विजिबल। एंड क्योंकि वो ज्यादा विजिबल थे तो जो बर्ड्स थी, जो प्रेडेटरी बर्ड्स थी, वो किसको ज्यादा कंज्यूम कर रही थी, वो व्हाइट वाले मॉथ को ज्यादा कंज्यूम कर रही थी। तो पॉपुलेशन में किसका नंबर इंक्रीज हो गया, कलर्ड वाले का। तो अब इसमें क्या हो रहा है, नेचर सिलेक्ट कर रहा है, नेचर जो है वो चेंज हो रहा है, और उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा फिट है, कौन सा ज्यादा ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, उसके बेसिस पे पॉपुलेशन में नंबर ऑफ वन काइंड ऑफ मॉथ ओवर अदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। जो एनवायरमेंट है उसमें पॉपुलेशन में जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि नेचर सिलेक्ट कर रहा है कि कौन ज्यादा फिट है टू सर्वाइव उस वाले कंडीशन में। ऐसे ही सिमिलरली एक और तरीका है जिससे हम देख सकते हैं सिलेक्शन या फिर इवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये तुम लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है, हमने सुना है कि ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए, या फिर एंटीबायोटिक जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसका पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करना चाहिए। क्या होता है अगर हम कोर्स कंप्लीट ना करें, अगर हम पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं करते तो जो भी बैक्टीरिया बच जाते हैं, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक प्रॉपरली टाइम पे नहीं खाया, वो वाले बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, चांस मिल जाता है उनको सर्वाइव करने का और स्ट्रॉन्ग बनने का। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और इसकी वजह से क्या होगा, ओवर टाइम ये जो बैक्टीरिया है इन पे एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा, सुपर बग बन जाएंगे वो। सेम चीज होगी अगर हम पेस्टिसाइड्स को लगातार यूज करते ही रहे, अगर हम बस बार बार पेस्टिसाइड यूज करें एज अ फार्मर, तो ऐसे पेस्ट ही बच जाएंगे फील्ड में जिन पे पेस्टिसाइड का कोई असर ही नहीं होता। और कोई असर नहीं होता अगर वही हम मतलब वही वाले बच जाएंगे, तो ओवर टाइम वो पेस्टिसाइड जो किसी काम का नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या फिर पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस भी ऐसे सिमिलर केसेस पे दिख सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ओवर कुछ मंथ या फिर कुछ इयर्स में ही ये सेम चीज हमें दिखने लगती है। तो क्या ये एक एविडेंस है एवोल्यूशन का? हाँ, ऑब्वियसली। तो ये तो हो गया डिफरेंट एविडेंस जो हमें बताते हैं कि हाँ एवोल्यूशन एक रियल चीज है, एवोल्यूशन होता है। सिमिलरली एक और एविडेंस है या फिर एक और फिनोमिनॉन है जिसमें हमें एवोल्यूशन होता हुआ दिखता है, इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। अब एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में, एक छोटे से एरिया में एक सर्टेन टाइप का ऑर्गेनिज्म रहता है। ओवर टाइम वो जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग रीजन में जाता है और उस रीजन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट होके चेंज हो जाता है, तो वो रेडिएट करता है आउटवर्ड अडेप्ट करते हुए, इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रहा है।
This is a process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to other areas of geography. मतलब एक जगह से स्टार्ट करके अलग अलग geographical region में स्प्रेड हो गया, और इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस. डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड्स में गया था तो उसने कुछ बर्ड्स देखी. वो सारी जो बर्ड्स थी वो काफी सिमिलर थी एक दूसरे से, जिससे उसको समझ में आया कि ये सारी जो बर्ड्स है ना एक ही बर्ड से एक तरीके से निकली है या फिर इवॉल्व हुई है. उन्होंने देखा कि ये जो बर्ड्स सिमिलर दिखती है, पर एक चीज काफी अलग है इनकी, वो है इनकी बीक. इनकी जो बीक का साइज है वो काफी डिफरेंट था अलग अलग बर्ड्स में. जब क्लोजली इसको नोटिस किया या फिर क्लोजली इसको स्टडी किया तो पता चला कि ये जो अलग अलग बर्ड्स है वो अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स में ही रहती थी, जो गैलापागोस आइलैंड का ही पार्ट था. और इनका जो ईटिंग हैबिट था वो काफी अलग था. कुछ बर्ड्स थी जो बड़े बड़े फ्रूट्स को खाती थी या फिर बड़े बड़े सीड्स को खाती थी. कुछ बर्ड्स थी जो बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती थी. ठीक है, तो बेस्ड ऑन कि वो क्या खा रही है, उनका जो बीक है, जो चोंच है उनकी, वो काफी अलग थी. तो ये किसका एग्जाम्पल है? एडेप्टिव रेडिएशन का. एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से निकल के ये जो बर्ड्स है अलग अलग तरीके से अडेप्ट हो गई अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली और चेंज हो गई, इवॉल्व हो गई. इसी का एक और एग्जाम्पल मिलता है हमें मार्सुपियल्स में, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल्स है, ऑस्ट्रेलिया अब क्या है बाकी के वर्ल्ड से तो काफी अलग से कटा हुआ है, राइट. एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा तो नहीं है खैर, काफी बड़ा है, बट आइलैंड है जिसमें सारे मार्सुपियल्स है. अब मार्सुपियल्स क्या, कैंगरू इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मार्सुपियल, जिनका ऐसा पॉकेट रहता है. तो उनके जो न्यू बॉर्न है ना वो जल्दी बॉर्न हो जाते हैं, मतलब लाइव बर्थ होती है उनकी. विविपेरस एनिमल्स है ये, लाइव बर्थ होती है और इनके पाउच के अंदर ही वो फिर ग्रो करते हैं आगे. अब ये जो मार्सुपियल्स है ऑस्ट्रेलिया में ही थे और सेम ही ऑर्गेनिज्म से ये सारे क्या हुए, एक तरीके से फैल गए अलग अलग तरीके से अडेप्ट होके. अगर तुम कोला बेयर की बात करो, यूकेलिप्टस खाता है, बस एक पेड़ पे रहता है. ठीक है, काफी अलग इसकी मॉर्फोलॉजी और कैंगरू से कंपेयर करो तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, बट अलग अलग तरीके से वो रेडिएट हो गए. ये शुगर ग्लाइडर जो है एक तरीके से एक उड़ता हुआ गिलहरी जैसा है ये. ठीक है, तो ये ऐसे अडेप्ट हुआ है कि ये ऑलमोस्ट लगता है कि फ्लाई कर रहा है. तो स्टार्टिंग सेम था बट रेडिएट हुए, ऐसे चेंज हुए, जिसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन. इसी का एक और एग्जाम्पल मिलता है जब हम मैमल्स को कंपेयर करते हैं मार्सुपियल्स से. ऑस्ट्रेलिया में ही जो मैमल्स है और मार्सुपियल्स है उनको अगर देखें, कंपेयर करें, तो फिर क्या हो रहा है कि इनकी जो फीचर्स है काफी सिमिलर है. ये एक तरीके का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल की तरह तुम इसको ट्रीट कर सकते हो. कन्वर्जन इवोल्यूशन में क्या होता है, अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं बट जो सेम पॉइंट पे आके वो मीट करते हैं, मतलब रिजल्ट जो है वो सेम है. अगर तुम देखो मोल और जो कि एक प्लेसेंटल मैमल है, हम एक प्लेसेंटल मैमल है, हमारा प्लेसेंटा होता है जिसके ऊपर बेबी डिपेंड करता है जब वो ग्रो कर रहा है मदर के वूम में. और जो मार्सुपियल मोल है स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है, स्टार्टिंग अलग अलग है. सिमिलरली देखो जो फ्लाइंग स्क्विरल है और फ्लाइंग फैलेंजर है, सिमिलर दिख रहा है, स्ट्रक्चर सिमिलर है बट स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक टाइप के हैबिटेट को ये लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो अडेप्ट एक ही तरीके से होते हैं. ये भी एग्जाम्पल किसका है? एडेप्टिव रेडिएशन का. चेंज होना, अडेप्ट होना, इवॉल्व होना एक ऐसे तरीके से ताकि तुम अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन से अडेप्ट कर पाओ. अब ये जो है, ये पूरा जो हमने डिस्कस किया ओवरऑल, ये सारे क्या थे? एविडेंस थे जो हमें बताते हैं कि हाँ इवोल्यूशन होता है. अब बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे जो इन सब चीजों को स्टडी कर रहे थे, उनके पास अलग अलग थियोरीज थी कि ऐसा क्यों होता है, ऑर्गेनिजम्स कैसे चेंज होते हैं, व्हाट इज द मोड. लमार्क जो था, एक्सक्यूज मी, लमार्क एक ऐसा ही साइंटिस्ट था जिसने एवोल्यूशन को स्टडी किया और उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी थियोरी थी. अभी जो थियोरी है ना काफी ऐसा कॉमन सेंस वाली लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ यार करेक्ट ही होगी. लमार्क का कहना था कि अगर हम एक जिराफ के एग्जाम्पल लें, एक जिराफ का जब एग्जाम्पल लेंगे तो वो हॉर्स जैसे ही दिखता है ऑलमोस्ट, बट उसकी नेक लंबी होती है. तो ऐसा कैसे हुआ कि उसकी नेक लंबी हो गई? तो उनका स्टोरी ऐसा मानना था कि एक टाइम ऐसा आया होगा जहाँ पे जो ट्रीज थे जिनके ऊपर वाले ब्रांचेस में ही फूड था, लीव्स अवेलेबल थे. तो एक जिराफ ने क्या किया होगा, बहुत ज्यादा अपने नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया होगा. करते करते स्ट्रेच करते करते ओवर टाइम क्या हो गया होगा, इसका जिराफ का नेक क्या हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा, और उसकी फिर ऑफस्प्रिंग का भी नेक वैसे ही बड़ा था. तो इसका अगर हम समझे, इस लॉजिक को अगर हम समझे, तो ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बॉडी के साथ अपने बॉडी को किसी तरीके से यूज करती हूँ, अपने किसी फीचर को किसी तरीके से यूज करती हूँ, तो वो बेटर होगा और फिर हमारे ऑफस्प्रिंग को भी वही फीचर मिल जाएगा. पर ऐसा होता है क्या? नहीं. ये जो पूरी थियरी है वो रिजेक्ट कर दी गई थी.
क्यों रिजेक्ट कर दी गई थी? क्योंकि हमें समझ में आता है कि जो भी फीचर हम एक्वायर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम सिंगिंग लेसन लेते हो, तुमने बचपन से सिंगिंग लेसन लिया है, तुम अब बहुत अच्छा गाते हो, जरूरी है कि तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन को वही फीचर मिल जाए? जरूरी है कि हाँ, हो सकता है तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन की आवाज बहुत अच्छी हो, पर वो क्या बहुत अच्छा एक स्किल्ड सिंगर हो? जरूरी है नहीं। अगर हाँ, उसने भी लेसन लिया तो हो सकता है, बट एक्वायर्ड जो ट्रेड्स होते हैं, एक्वायर्ड जो ट्रेड्स होते हैं, वो नेसेसरी नहीं होते कि वो इनहेरिट हो जाए। ठीक है, वो इनहेरिट नहीं होते, क्योंकि इनहेरिट कौन से ट्रेड होता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में कौन से ट्रेड जाते हैं? जो जीन्स या डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो लमार्क की जो थ्योरी थी काफी कन्विंसिंग लग रही थी, बट ऑब्वियसली ये करेक्ट नहीं है, इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो किसकी थ्योरी को माना गया? डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी थी काफी वाइडली एक्सेप्टेड है। डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने बोला कि हमेशा क्या होता है, जो एनवायरमेंट होता है वो काफी बार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एनवायरमेंट क्या हो जाता है, काफी बार चेंज हो जाता है। जब एनवायरमेंट चेंज होता है तो उस टाइम पे जिस ऑर्गेनिज्म के पास करेक्ट फीचर हो, ठीक है, जब एनवायरमेंट चेंज होता है, ऑर्गेनिज्म विथ राइट फीचर्स विल बी फेवर्ड। जिसके पास करेक्ट फीचर है उसको क्या मिलेगा? फेवर मिलेगा। और अगर वो फेवर मिलेगा तो वो ज्यादा सरवाइव करेगा, और सरवाइव करेगा तो वो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, और वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके फीचर्स जो है दे गो टू नेक्स्ट जनरेशन। फीचर्स गो टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर क्या सिलेक्ट कर रहा है कि नेचर तो चेंज हो रहा है और देख रहा है कि हाँ, अब जो चेंज नेचर है, जो चेंज एनवायरमेंट है, उसमें कौन फिट है। जो फिट है वो सरवाइव करेगा, और जो सरवाइव करेगा उसी की फीचर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसको एक और क्या बोलते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो एनसीईआरटी में लिखा है, लेट्स स्टडी दिस। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बस स्पेक्यूलेट किया, जैसे लमार्क ने बोला कि ऐसा हुआ होगा, उसने देखा नहीं ये चीज होते हुए कि जिराफ की लेग नब्बी हो रही है या समथिंग। बट नेचुरल सिलेक्शन जो है एक्चुअल फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, ये एक्चुअली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, populations are stable in size except for seasonal fluctuation। कहना क्या है कि हर एक एनवायरमेंट में, हर एक हैबिटेट में जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड होते हैं, और ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है वो यूजुअली स्टेबल होता है अनलेस एंड अनटिल कुछ चीजें चेंज हो जाए। मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कोई भी दो अगर मैं इंडिविजुअल लूं किसी भी पॉपुलेशन के, तो वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, वो सेम तो कभी नहीं होंगे। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मतलब बाहर से देखने में हो सकता है सिमिलर लग रहे हो, पर होते हैं क्या? नहीं। मोस्ट वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, और जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं वो काफी बार क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ये सारे फैक्ट्स हमें पता है, हमने ऑब्जर्व किए हैं। अभी होता क्या है, अगर ऑर्गेनिज्म को अलाउ करे, ऑर्गेनिज्म को अलाउ करे, जितना रिसोर्स पॉसिबल है सब दे दे, और बोले कि रिप्रोड्यूस करो, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करो, तो हमें क्या दिखता कि पॉपुलेशन का साइज से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता। बट होता है क्या? क्या हमें सच में ऐसा दिखता है? नहीं। हमें दिखता है कि पॉपुलेशन का जो साइज है वो लिमिटेड रहता है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि पॉपुलेशन का साइज लिमिटेड इसीलिए है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, और हर कोई रिसोर्स को इक्वली यूज नहीं कर पाता। देयर इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन, और क्योंकि हमेशा कॉम्पिटिशन है, जो कॉम्पिटिशन में जीतता है वो सबसे अच्छे से रिसोर्स को यूज करता है, और उसी को चांस मिलता है प्रॉपरली रिप्रोड्यूस करने का। और जो रिप्रोड्यूस करेगा उसके फीचर्स क्या होंगे? नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। The novelty and brilliant insight of Darwin was this. He asserted that variations which are heritable, which make resource utilization better, मतलब ऐसे जो फीचर्स जो हेरिटेबल है, मतलब तुम पास डाउन कर सकते हो और तुम उसको यूज करके अच्छे से रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हो, will enable only those to reproduce and leave more progeny। मतलब जिसके फीचर्स अच्छे हैं वही, उसी के फीचर्स वो सरवाइव करेगा, उसके फीचर्स ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। एक और चीज है जो हमें याद रखनी है यहाँ पे, जो रेट है, रेट ऑफ एवोल्यूशन, मतलब किसका एवोल्यूशन जल्दी होगा। रेट ऑफ एवोल्यूशन इज मोर
if lifetime is shorter, lifetime is shorter, मतलब जिसका लाइफ टाइम शॉर्टर है, लाइफ साइकिल जिसका शॉर्टर है, लाइफ टाइम या फिर लाइफ साइकिल जिसका शॉर्ट है, उसमें इवोल्यूशन जल्दी होता है. जैसे बैक्टीरिया की बात करो, बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, तो उसका जो इवॉल्व होने का रेट है, मतलब वो बहुत फास्ट इवॉल्व होगा, वो फास्ट चेंज होगा, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आएगा. बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें या फिर ट्रीज की बात करें या बर्ड्स की बात करें, जिनको डेकेड्स लगते हैं रिप्रोड्यूस करने में, एक न्यू जनरेशन बनाने में, उनमें जो रिवोल्यूशन का रेट है वो बहुत स्लो होगा. धीरे धीरे चेंजेस एक्यूमुलेट होंगे, धीरे धीरे चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन. अब जो नेचुरल सिलेक्शन है काफी वाइडली एक्सेप्टेड है, बट एक साइंटिस्ट था ह्यूगो डी वेरिस, उन्होंने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन तो ठीक है, बट जब भी मैं एक न्यू स्पीसीज की बात करूं, किसकी बात करूं, एक नए स्पीसीज की जब मैं बात करूं, जो न्यू स्पीसीज है वो कब आता है, जब कम फ्रॉम लार्ज और ड्रास्टिक म्यूटेशंस. मतलब उन्होंने बोला कि जो डार्विन की बात है कि हाँ धीरे धीरे एवोल्यूशन होगा, वेरिएशंस एक्यूमुलेट होंगे, वो ठीक है, बट एक्चुअली अगर मुझे एक नया स्पीसीज चाहिए तो अच्छे खासे एकदम ड्रास्टिक म्यूटेशंस मुझे चाहिए. अब म्यूटेशन याद करो क्या होता है, एरर इन कॉपीइंग डीएनए, एरर इन कॉपीइंग डीएनए. डीएनए जब कॉपी होता है रेप्लिकेशन के टाइम पे, तब जो मिस्टेक्स हो जाती है उसकी वजह से क्या हो जाता है, जीन्स चेंज हो जाते हैं. जीन्स क्या हो सकते हैं, दे कैन चेंज, जरूरी नहीं चेंज हो पर हो भी सकते हैं. और जब जीन्स चेंज होते हैं तो फीचर्स जो होते हैं, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, एक अच्छा खासा चेंज आएगा पॉपुलेशन में और इसी से नए स्पीसीज बनेंगे. ऐसा किसका कहना था, ह्यूगो डी वेरिस का था. इनका कहना था कि सडन लार्ज वेरिएशन, म्यूटेशंस ही है सोर्स ऑफ इवोल्यूशन. इंस्टेंट इवोल्यूशन होता है म्यूटेशन से, और म्यूटेशन से न्यू स्पीसीज डायरेक्टली क्रिएट होते हैं. वेरिस डार्विन का क्या कहना था, धीरे धीरे वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं, एक साथ मिलते जाते हैं, और इवोल्यूशन धीरे धीरे ओवर टाइम होता है, और नेचर जो है वो जो बेस्ट अडेप्ट होता है उसको सिलेक्ट करता है, उससे ही नए स्पीसीज बनते हैं. दोनों की बात कहीं ना कहीं सही थी. ज्यादा कॉमनली हम क्या देखते हैं, डार्विन ने जो बोला था धीरे धीरे इवोल्यूशन होता हुआ, म्यूटेशन का रेट स्लो है, हमने ये देखा हुआ है. ह्यूगो डी वेरिस वाली जो बात है वो कभी नहीं होती, क्या होती है अगर म्यूटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ड्रास्टिक है, पर वो एक्सेप्टेबल है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म को मारेगा नहीं, तब क्या होगा, वो एक नए स्पीसीज को बनाने में जल्दी फास्टर एक्ट करेगा. सो दोनों की बात सही है. अब ये हो गया तुम्हारा 90% ऑफ द चैप्टर. ठीक है, ये तुम्हारा 90% ऑफ द चैप्टर था, बट ये जो 10% है, ये जो 10% है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईआईटी में इसी से आते हैं. देखो, हर एक चीज बस कर लेने से नहीं होता. जो मेन चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, उसको सबसे अच्छे से करना है, और वो तुम्हें कौन बताएगा, मैं किस लिए उधर, है ना. अब ये लेक्चर देख रहे हो तो फिर हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, और ऐसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे. ठीक है, समझते हैं इसको, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल. देखो, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो हमें बताता है कि अगर किसी पॉपुलेशन की मैं बात करूं और उसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, इवोल्यूशन नहीं हो रहा, तो मुझे क्या दिखेगा, तो मुझे क्या दिखेगा, हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम दिखेगा. मतलब क्या है ये हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम. हार्डी वाइनबर्ग ने बोला कि अगर मेरे पूरे पॉपुलेशन में कोई दो अलील है, एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट हाइट का. किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, प्लांट हाइट का. एग्जाम्पल याद करो, वो जो मेंडल वाला प्लांट हाइट था, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव. ठीक है, अगर दो अलील्स है मेरे पास, तो उनका जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहता है. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, मतलब कितने कैपिटल टी है अलील्स है एक पॉपुलेशन में, और कितने स्मॉल टी रिसेसिव अलील्स है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहता है. समझते हैं इसको. In a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of a given gene or a locus. किसी भी population में हम alleles का frequency find कर सकते हैं. This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same throughout the generations. हार्डी वाइनबर्ग ने बोला कि अगर evolution नहीं हो रहा तो ये जो frequency है वो constant रहेगी. frequency कैसी रहेगी, constant रहेगी. मतलब
अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी ऑफ टी, frequency of capital T is equal to P, frequency of small t जो दूसरा allele है is equal to Q, then according to Hardy-Weinberg principle ये दोनों का sum क्या होगा, हमेशा 1 रहेगा और ये constant रहता है, हमेशा क्या रहता है, constant, इनकी frequency generation by generation हमेशा same रहता है. Remember Hardy-Weinberg principle कब होता है, जब evolution नहीं हो रहा. और इसको उन्होंने फिर क्या किया, एक algebraic expression के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया. This principle says that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. The gene pool, total genes and their alleles in a population remain constant. And this is called genetic equilibrium. यही है Hardy-Weinberg equilibrium. ठीक है? Okay. उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो let's call जो frequency of dominant allele उसको P बोलते हैं और frequency of recessive allele को Q बोलते हैं. अगर मैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो 2 अलील होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, मैंने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिया है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पे कैपिटल टी क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर. सिमिलरली स्मॉल टी का क्या होगा, क्यू स्क्वायर. और हेट्रोजाइगस की अगर मैं बात करूं तो मुझे मिलता है 2pq. रिमेंबर ये इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स. कितने इंडिविजुअल्स है इस टाइप के, कैसे मिलेगा, पी स्क्वायर से. कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, और हेट्रोजाइगस रिसेसिव कितने होंगे, क्यू स्क्वायर से मिलेगा. सॉरी, होमोजाइगस रिसेसिव कितने से मिलेगा, क्यू स्क्वायर, और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट 2pq से मिलेगा. ये बोलता है हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल, और बोलते हैं कि अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बेसिकली इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में. इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना मुझे. ठीक है, तो वही हमने लिखा है. ठीक है, इसको मैं कर रही हूँ अभी के लिए इरेज. तो हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल बोलता है अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ तो ये दोनों मेरे स्टेटमेंट्स क्या होने वाले हैं, ट्रू होने वाले हैं. अब तुम बोलोगे कि मैम इतनी देर से इवोल्यूशन पढ़ा रहे हो, अभी आप बोल रहे हो इवोल्यूशन अगर नहीं हुआ. इवोल्यूशन तो ऑलरेडी होगा, बट हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल मुझे हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. कभी भी इससे मुझे डिविएशन दिखता है मतलब इवोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, अभी सिमिलरली देयर आर 5 फैक्टर्स. अभी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ये मेरा अजम्पशन है, तो 5 फैक्टर्स है जो हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं, मतलब उसको गड़बड़ करवा देते हैं. कौन कौन से है वो, जीन फ्लो, मतलब अगर किसी टाइप का अलील जो है वो माइग्रेट कर रहा है, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जा रहा है, वो अलाउड नहीं है हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल में. जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब अचानक से कोई जो अलील की फ्रीक्वेंसी है किसी रीजन से ड्यू टू मास माइग्रेशन या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से चेंज हो जाए, जरूर ऐसा नहीं हो सकता, वो मानेंगे नहीं. हमें ये फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करेगा हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम को. म्यूटेशन नहीं अलाउड है. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, याद करो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, हमें पता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होगा, पर हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल बोल रहा है कंसिडर नहीं कर सकते. और नेचुरल सिलेक्शन मतलब एक अलील को फायदा मिल रहा है दूसरे अलील के ऊपर, ये भी हमें कंसिडर नहीं करना है. तो ये फैक्टर्स याद रखो, 5 फैक्टर्स जो हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं, वो हमें याद रखना है. कभी भी अगर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इवोल्यूशन हो रहा है. There's another effect that we need to know. अगर सोचो कि अचानक से क्या हो गया, बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो गया और ऐसे अलील्स है जो एक न्यू पॉपुलेशन में आ गए जहां पे उस टाइप का और कोई अलील है ही नहीं, वो एक लौते अलील्स है, तो उस पॉपुलेशन के लिए वो जो एक है ना, वो एक न्यू स्पीसीज बन गई है. वो किसी और के साथ मिक्स नहीं होंगे, आपस में ही सिर्फ रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, और धीरे धीरे एक न्यू स्पीसीज बन जाएगी. इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट. पढ़ते हैं इसको. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. मतलब एक अलील जो है एक नए पॉपुलेशन में गए और वहां पे उसके जैसा कोई नहीं था, तो वो खुद में एक नए स्पीसीज बन गए. इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट. हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल में फाउंडर इफेक्ट दिख सकता है जब माइग्रेशन हो, जीन फ्लो हो या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो. याद रखो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये होता है हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल. हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल में अगर मैं एक एग्जांपल लूं किसी भी फीचर का और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो मुझे ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा. ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम बना हुआ रहे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रहेगा.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ प्लांट हाइट की, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ, प्लांट हाइट की, तो मैक्सिमम जो प्लांट्स होंगे वो एवरेज हाइट के होंगे। बट अचानक से समझो कि टॉल प्लांट को फेवर करने लग जाए, हम टॉल प्लांट ज्यादा जिंदा रहे, उस पर नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। क्योंकि देखो मीन क्या होता है, एवरेज, मीन क्या होता है, एवरेज हाइट। इस तरफ क्या होगा, मोर हाइट मतलब टॉल होगा, और इस तरफ क्या होगा, लेस हाइट मतलब शॉर्ट होगा। तो कभी भी अगर किसी एक फिनोमिनॉन को अगर फेवर मिलेगा तो उस तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर एवरेज को ही फेवर मिलेगा तो फिर वो और टॉल हो जाएगा। और अगर एक या तो एवरेज या तो टॉल हो या तो शॉर्ट हो, दोनों को मिल रहा है, तो ऐसा हमें शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये होता है तुम्हारे ग्राफ्स, जिसको पढ़ के हम बता सकते हैं किस डायरेक्शन में इवोल्यूशन हो रहा है अगर वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ लास्टली हमारा केस है इवोल्यूशन ऑफ मैन का, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। हमें पता है कि मैन जो है चिंपैंजीज से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे नंबर्स, फैक्ट्स, सब कुछ गिवन है तुम्हारे एनसीईआरटी में। क्या तुम्हें सब याद करने की जरूरत है? नहीं। एक बेसिक सी चीज याद रखो, अगर तुम देखो चिंपैंजी से मॉडर्न ह्यूमन तक क्या चेंज हो रहा है, स्कल का जो साइज है वो चेंज हो रहा है, जो स्कल का साइज है वो चेंज हो रहा है। इसमें जो हेड का रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे हेड क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और कौन सा वाला पार्ट हेड का बड़ा हो रहा है, द फोर ब्रेन, जो कि यूज होता है रीजनिंग के लिए। ठीक है, याद रखो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही आईआईटी में ज्यादा आते हैं। रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए जो तुम लोगों की है, इवॉल्व तुम हो चुके हो। ठीक है, इसी बात पे जाके अच्छे से क्वेश्चंस ट्राई करो, मॉक टेस्ट सीरीज लो। ठीक है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस अगर तुम्हें ट्राई करने हैं तो उसमें गिवन है चैप्टर वाइज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो पूरा चैप्टर हमने किया, ठीक है, इसमें इतना ही देखने वाले हैं। पूरा चैप्टर के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है, हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल। क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उससे ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने एक्चुअली क्रैक किया उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो, थोड़ा सा प्लानिंग में हेल्प लो हमारी, और जाके क्वेश्चंस ट्राई करो। अभी तुम्हें पता है ड्रिल क्या है, तुम्हें क्वेश्चन को ट्राई करना है खुद से, और फिर मार्क्स अपने नोट करने हैं। करेक्ट है तो +4, गलत है तो -1। लेट्स सी द क्वेश्चन, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट्स सी, अ पॉपुलेशन ऑफ फिंच बर्ड्स विद, अच्छा फिंच बर्ड्स तुम्हारे डार्विन के फिंचेस, ओके। A population of finch birds with medium sized beaks, कैसा बीक है, मीडियम साइज बीक्स है। They colonize an island with plants producing medium and large sized seeds। मतलब एक प्लांट, दो टाइप के प्लांट्स हैं जो मीडियम है और लार्ज सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं एक आइलैंड में। आफ्टर डिजीज वाइप्स आउट ऑल द प्लांट्स विद मीडियम साइज सीड्स, मतलब कौन से सीड्स वाले हट गए प्लांट्स, मीडियम वाले। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन टू द फिंचेस, अब फिंचेस का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन देखते, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। देखो एक्सटिंक्ट तब होंगे जब कोई भी वेरिएशन ना हो। वेरिएशन पॉपुलेशन में हमेशा होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में, तो ये तो एक्सटिंक्ट तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा। देयर बीक्स विल नॉट चेंज एट ऑल। अरे बीक्स अगर चेंज नहीं होंगे तो फिर वो ज्यादा अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। देयर बीक्स विल बिकम स्मॉलर, अब मीडियम तो है नहीं, लार्ज सीड्स है, तो स्मॉलर बीक्स से कोई फायदा होगा क्या, नहीं। तो होने क्या वाला है, देयर बीक्स विल बिकम लार्जर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें तुम्हें फिंचेस की सोचने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2019 का क्वेश्चन है। देखो कौन से टॉपिक से है, हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल, जो मैं तुम्हें ग्राफ बताई थी उसी से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो। द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द बॉडी साइज डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, बॉडी साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट फ्लाई। डैश लाइन रिप्रेजेंट एंसेस्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डैश वाला कौन सा, एंसेस्टर, मतलब पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। एंड कंटिन्यूअस लाइन रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर अ फ्यू जनरेशन, कुछ जनरेशन के बाद क्या हो गया, वो कंटिन्यूअस लाइन में है। इफ लार्जर इंडिविजुअल्स हैव बेटर सर्वाइवल, कौन ज्यादा सर्वाइव कर रहा है, लार्ज इंडिविजुअल्स बेटर सर्वाइव कर रहे हैं, और उनका हाई रिप्रोडक्शन रेट भी है। मतलब ऐसे फ्रूट फ्लाई जो बड़े हैं साइज में, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी बड़े होंगे। तो धीरे धीरे कौन सी डायरेक्शन में ये शिफ्ट होगा, देखो ये एंसेस्ट्रल है, ठीक है, यहाँ पे एवरेज है। अगर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है मतलब फ्रूट फ्लाई का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट है क्या, ऑब्वियसली नहीं। इसको देखते हैं, अगर ये इंक्रीज हो रहा है मतलब एवरेज साइज वाले इंक्रीज हो जाएंगे, नॉट नेसेसरी। इसमें क्या हो रहा है, इस तरफ एवरेज थे, इस तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब अभी फ्रूट फ्लाई क्या होंगे,
लार्जर होंगे, विच इज ट्रू राइट। अगर लार्जर को बेनिफिट है तो फिर नेचुरल सिलेक्शन है, मतलब लार्जर ज्यादा होंगे। ये एक्सट्रीम्स को तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो ये नहीं होंगे, तो सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। देखा, समझ के करो ग्राफ को अच्छे से, अगर तुम समझते हो हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल को समझते हो तो क्वेश्चन इजी है। एक और देखेंगे 2021 का क्वेश्चन है, which of these factors is least likely to cause deviation? अगेन हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल, मैंने बोला यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। कौन सा सबसे ज्यादा डिविएशन करवाए, सॉरी लीस्ट लाइकली टू कॉज डिविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम। देखो हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल में जो पॉपुलेशन का साइज है वो लार्ज होना चाहिए, तो अगर बहुत छोटा पॉपुलेशन हुआ तो कोई भी चेंज है ना वो डिविएशन लेके आएगा, तो ये तो लीस्ट नहीं कर सकता। म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीनों ही हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, वो चेंज लेके आता है। पर सबसे कम कौन लेके आएगा? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्यों? क्योंकि म्यूटेशन का रेट हमेशा कम होता है, स्लो होता है। म्यूटेशन रेट इज यूजुअली स्लो, और क्योंकि स्लो म्यूटेशन रेट है इसलिए म्यूटेशन कम चेंज लेके आएगा, ठीक है। ऑलराइट, 2022 का क्वेश्चन है, हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल का फिर से है, और ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, अभी अच्छे से समझो। 9% of a population cannot taste a certain food item because of recessive allele. 9%, एक पॉपुलेशन में 9% लोग जो है वो एक फूड को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिसेसिव अलील है। अभी रिसेसिव अलील है पर लोगों में है, मतलब कौन सा वाला देख रहे हैं हम? रिसेसिव के लिए क्या यूज करते हैं? क्यू, और क्यू का स्क्वायर क्योंकि पीपल की बात हो रही है, इज 9%. Assuming that the population is in Hardy-Weinberg equilibrium, what will be the frequency of dominant and recessive allele? allele का जब frequency पूछा है तो P and Q, और people की जब बात हो रही है, लोगों की जब बात हो रही है तो Q square, P square, 2PQ. अब recessive है तो Q square, Q का निकाल सकते हैं क्या इससे? 9% मतलब 9/100 which is 0.09, तो Q कितना हो जाएगा? 0.09 का स्क्वायर रूट विच इज 0.3. अगर Q3 है तो P कितना होगा? 1 माइनस 0.3, क्योंकि दोनों का एडिशन 1 होता है, विच इज 0.7. सो P का कितना हो गया? 0.7. Q का कितना हो गया? 0.3. तुम्हारा करेक्ट आंसर ये वाला है। याद रखो जरूरी नहीं है कि जो डोमिनेंट है वो ज्यादा ही हो और जो रिसेसिव वो कम ही हो, हमें सॉल्व करना है। याद रखना है कि अगर लोगों की बात हो रही है तो Q स्क्वायर P स्क्वायर एंड 2PQ की बात होगी, और अलील की फ्रीक्वेंसी है तो फिर P एंड Q की बात होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तुम कंसेप्ट को समझते हो तो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का। अच्छा, ये भी हार्डी-वाइनबर्ग से ही है, जैसे मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी कैलकुलेशन बेसिस पे है। इन एन आइलैंड विद 10,000 इंडिविजुअल्स, 4 हैव सिकल सेल एनीमिया, अ रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज। आउट ऑफ 10,000 सॉरी, 4 हैव सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब Q स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 0.0004, ठीक है, Q स्क्वायर की वैल्यू। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 0.0004. तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 0.02, ठीक है, 0.02 आ जाएगा, क्यों हाफ में ही हो जाएगा Q। तो P कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.02 विच इज 0.98. P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है? Assuming that the blocus is okay, how many individuals are expected to be heterozygous? Heterozygous मतलब 2PQ, ठीक है। सो 2PQ निकालो, 2 into P. P कितना है? आउट ऑफ 10,000 0.98, इसको फ्रीक्वेंसी को ही मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो, एंड Q is 0.02. What do we get? 4 0.98 into 0.04, 32 3 36 38 39 39. हाँ, तो ये मतलब फ्रीक्वेंसी में आएगा तो जीरो ज्यादा होंगे यहाँ पे 1 2 3 4, बट क्योंकि आउट ऑफ 10,000 है तो कितना आ जाएगा? 392. हमारा ये वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है सिंपल सा, ठीक है। आउट ऑफ ये कितना है? दिस इज आउट ऑफ 10,000, तो इसलिए कन्वर्ट जब किया, मल्टीप्लाई किया 10,000 से, तो गेट 392. सिंपल था क्वेश्चन। अगर तुम्हें पता है हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन था, ये तुम्हारा लास्ट था, ठीक है, और लेक्चर खत्म हो गया है। इवोल्यूशन एक सिंपल सा चैप्टर है, अगर तुम्हें पता है कौन से प्लेस पे फोकस करना है तो तुम अच्छे से इसको कर सकते हो, ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट ये है नहीं, ठीक है।
अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे नहीं? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या, मॉक टेस्ट जाके लो जहाँ पे तुम्हारा प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम रिविजन करवा रहे हैं। ऐसा चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज रिविजन कोई नहीं करवा रहा, ठीक है? और उसको अगर तुम अच्छे से करते हो, एक स्ट्रैटेजी के साथ करते हो, तो इजी है आईआईटी। ऐसा अंधाधुंध नहीं करना है कि एक साइड से स्टार्ट किया एक साइड से खत्म करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, 2 महीने से भी बहुत कम बचे हैं अभी। इसीलिए स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट रिविजन करो, क्वेश्चंस को ट्राई करो, अच्छे से रिवाइज करो और जहां फोकस करना चाहिए वही फोकस करो, ठीक है? जाके वीडियो को पहले तो लाइक करो, और अगर तुमने यहाँ तक देखा है लेक्चर, तो वेरी गुड, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और तुम्हारा होने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छे से मेहनत करते रहो और क्वेश्चंस को ट्राई करते रहो। चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।